Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं एमसीक्यूज़ रिलेटेड। तो इस वीडियो में आज हम 60 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वुड लाइक ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर न्यू टू माई चैनल एंड जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, I would like all of them to subscribe our YouTube channel and also press the bell icon so that whenever we upload new video related to any examination, you will get notification of those videos. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है द वर्ड एडवर्टाइजिंग हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम। जो वर्ड एडवर्टाइजिंग है कहाँ से डिराइव हुआ है? क्या वो लैटिन से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड से? क्या वो फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ? क्या वो रशियन से? या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लैटिन वर्ड, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं द वर्ड एडवर्टाइजिंग हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड। तो दिए गए ऑप्शंस में जो वर्ड एडवर्टाइजिंग है किस लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है? क्या वो एडवर्टी है, क्या वो एडवर्टी है, या एडवर है, या एडवर्ट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एडवर्टी, राइट। नेक्स्ट करते हैं द लैंग्वेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट शुड बी। एक एडवर्टाइजमेंट की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? क्या वो पोएटिक होनी चाहिए, क्या वो कैची होनी चाहिए, या बोथ, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है एक एडवर्टाइजमेंट की जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए कैची। क्या? कैची, सही। नेक्स्ट करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। दिए गए ऑप्शंस में एडवर्टाइजमेंट के जो टाइप्स है कौन है? क्या वो ऑरल है, क्या वो विजुअल है, क्या वो रिटन है, या ऑल ऑफ दीज? तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑरल भी एक टाइप होता है एडवर्टाइजमेंट का, विजुअल भी एक टाइप होता है एडवर्टाइजमेंट का, रिटन भी। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। क्या है? ऑल ऑफ दीज, राइट। नेक्स्ट करते हैं द रिटन ड्राफ्ट ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट इज कॉल्ड। जो रिटन ड्राफ्ट होता है एक एडवर्टाइजमेंट का उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम सेगमेंट कहते हैं, कॉपी कहते हैं, पीस कहते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है जो रिटन ड्राफ्ट होता है एडवर्टाइजमेंट का उसको हम कॉपी कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं एडवर्टाइजमेंट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यूजेस टू। जो एडवर्टाइजमेंट होता है ये एक टाइप होता है कम्युनिकेशन का। किसका टाइप होता है? कम्युनिकेशन का। लेकिन यूज किसके लिए हम करते हैं? चाहे हमारे पास, देखिए अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट होता है, क्या होता है? प्रोडक्ट होता है, उसका ऐड देने के लिए हम क्या करते हैं? उसको प्रमोट करने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। चाहे हमारे पास सेल होती है, अगर हम फॉर एग्जाम्पल मॉल में जाते हैं, मॉल पे किसी जगह पे लिखा होता है कि 50% डिस्काउंट, वो एक तरह का एडवर्टाइजमेंट होता है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं एडवर्टाइजमेंट इज एन इफेक्टिव टूल फॉर। एडवर्टाइजमेंट जो होता है एक इफेक्टिव टूल, लेकिन किसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं? इंक्रीज सेल्स, प्रमोटिंग सर्विसेज। तो मैंने पहले ही कहा कि अगर हमें सेल को इंक्रीज करना है तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? हम एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। या हमें जो हमारी सर्विसेज होती है उनको प्रमोट करने के लिए हम किन का इस्तेमाल करते हैं? एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं द मीडियम यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट इन इंक्लूड। जो मीडियम यूज किया जाता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, देखिए हम कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देते हैं? तो क्या जो न्यूज़पेपर, पोस्टर्स एंड इंटरनेट, रेडियो एंड टेलीविजन, ऑल ऑफ दिस। देखिए अगर हम बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट की, हम न्यूज़पेपर्स पे भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, या हम बात करेंगे इंटरनेट पे भी आते हैं, पोस्टर्स पे भी आते हैं, या रेडियो टेलीविजन पे भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है द मीडियम यूज्ड फॉर द एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड्स ऑल ऑफ दीज, राइट। एन ईमेल कंसिस्ट्स ऑफ। जो एक ईमेल होती है किस पे मुश्तमिल होती है? तो हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया है। जो एक ईमेल होती है वो यूज़र नेम पे भी कंसिस्ट होती है, यानी मुश्तमिल होती है, और डोमेन नेम पे भी मुश्तमिल होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ए एंड बी। नेक्स्ट करते हैं द वर्ड ऐसे हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम। तो इसके बारे में एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था, कमेंट की थी कि जो ऐसे है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ। तो मैं इसको ये कहना चाहता हूँ कि भाई वो बिल्कुल गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो फ्रांस है। क्या है? फ्रांस। तो यानी फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ था। नेक्स्ट करते हैं
द ऐसे हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच फ्रेंच वर्ड, तो जो ऐसे है किस फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ था? क्या वो ऐसा है, क्या वो इसेस है, ऐसी, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऐसा, ESSIA, राइट। एन ऐसे इज है, जो एक ऐसे होता है, क्या वो एक वर्बल वर्ड्स होते हैं, वर्बल स्केच होते हैं, या दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं? देखिए जब हम राइटिंग ऐसे राइटिंग पढ़ रहे थे तो हमने उसमें कहा कि एक ऐसे क्या होता है, क्या होता है, एक ऐसे जो होता है वो एक वर्बल स्केच होता है। क्या होता है? वर्बल स्केच, राइट। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, वर्बल स्केच। नेक्स्ट करते हैं, ऐसे राइटिंग ऑथर्स, जो ऐसे राइटिंग होती है वो ऑथर की क्या चेक करती है? ऑथर की जो एक्सटेंसिव नॉलेज होती है उसको चेक करती है, या डेक्सटेरिटी ऑफ राइटिंग, उसकी जो डेक्सटेरिटी राइटिंग होती है उसको चेक करता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, या दोनों? इसको जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ एंड बी, ठीक। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऐसे, तो दिए गए ऑप्शंस में जो ऐसे का टाइप नहीं है उसको यहाँ पे बताना है, ठीक है। एक होता है आर्ग्यूमेंटेटिव, हम सबको पता है कि जो ऐसे के टाइप्स है वो है 4 टाइप्स, क्या है? 4। एक होता है आर्ग्यूमेंटेटिव, दूसरा होता है एनालिटिकल, क्या होता है? एनालिटिकल। तीसरा होता है डिस्क्रिप्टिव, और चौथा होता है नैरेटिव, ठीक है, नैरेटिव। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंटेटिव भी है, एनालिटिकल भी है, डिस्क्रिप्टिव भी है, और जो वर्बल है, वर्बल इसका टाइप नहीं है, ठीक है। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वर्बल। तो नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ ऐसे, तो दिए गए ऑप्शंस में ऐसे के कौन से टाइप्स है? क्या वो आर्ग्यूमेंटेटिव है, क्या वो एनालिटिकल है, डिस्क्रिप्टिव है, डिस्कर्सिव है, या फिर ऑल ऑफ दीज? हमने पहले डिस्कस किया कि आर्ग्यूमेंटेटिव भी एक टाइप होता है किसका? ऐसे का। एनालिटिकल भी होता है एक टाइप, यानी डिस्क्रिप्टिव भी होता है, डिस्कर्सिव भी होता है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, राइट। नेक्स्ट करते हैं, एन एनालिटिकल ऐसे, जो एक एनालिटिकल ऐसे होता है वो एनालाइज करता है, एनालिसिस करता है, या फिर रिव्यू करता है, या बोथ एंड भी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? देखिए जो एनालिटिकल ऐसे होता है वो एनालिसिस करता है, चाहे मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कोई बुक पब्लिश हुई, उसके लिए अगर हमें कोई रिव्यू देना है उसको, या उसके लिए कोई एनालिसिस देनी होता है, तो वो हम किस ऐसे में करते हैं? वो हम एनालिटिकल ऐसे में करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बोथ एंड बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि द एनालिटिकल ऐसे रिव्यू, जो एक एनालिटिकल ऐसे होता है किस पे अपनी रिव्यू देता है? क्या वो बुक्स पे देती है, क्या वो मूवीज पे देती है, इवेंट्स पे, या ऑल ऑफ दीज? जो एनालिटिकल ऐसे होते हैं वो अपने रिव्यूज देते हैं, बुक्स पे भी रिव्यूज देते हैं, ठीक है, मूवीज पे भी रिव्यूज देते हैं, और इवेंट्स पे भी रिव्यूज देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑल ऑफ दीज, राइट। नेक्स्ट करते हैं, ए नैरेटिव ऐसे, नैरेटिव स्टोरी ऑफ, जो एक नैरेटिव ऐसे होता है कहाँ, मतलब जो एक नैरेटिव ऐसे होता है किस तरह की स्टोरी को नरेट करता है? एन इंसिडेंट, एन इवेंट, वेल नोन पर्सनैलिटी, या ऑल ऑफ दीज? देखिए अगर हम बात करेंगे नैरेटिव ऐसे के बारे में तो कल हमने पढ़ा अच्छी तरीके से, अगर आपको समझ आया होगा तो आप इसको अच्छी तरह से जवाब दे सकेंगे, ठीक है। जो एक नैरेटिव ऐसे होता है, नैरेटिव ऐसे हम जहाँ पे हम स्टोरीज को नरेट करते हैं, मगर जो स्टोरीज होती है वो प्रेजेंट की नहीं होती। कहाँ की जो स्टोरीज होती है वो प्रेजेंट की नहीं होती, बल्कि जो स्टोरीज होती है वो कहाँ की होती है? पास्ट। फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ कोई पास्ट में इंसिडेंट हुआ है, या हमारे साथ कोई इवेंट हुआ है पास्ट में, या हम किसी वेल नोन पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस उसके बारे में स्टोरी कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि डॉक्टर मैंने सर मोहम्मद इकबाल, क्या है? सर मोहम्मद इकबाल, अगर हम उसकी हालत ज़िंदगी, जो उसकी मतलब ऑटोबायोग्राफी है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो वो एक वेल नोन पर्सनैलिटी है, मतलब वो उसका जो ज़माना था वो गुजर चुका है, ठीक है। उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? नैरेटिव ऐसे, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑल ऑफ दीज, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, ईमेल स्टैंड्स फॉर, ईमेल जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, क्या उसे हम इलेक्शन मेल कहते हैं, या फिर दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं? देखिए ईमेल हम सबको पता है, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, एक आसान सा क्वेश्चन है। ईमेल हम उसको कहते हैं, किसको? ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट करते हैं, स्नेल मेल इज रिलेटेड टू, जो एक स्नेल मेल होती है किससे रिलेटेड होती है? क्या वो एसएमएस से रिलेटेड होती है, क्या वो लेटर से रिलेटेड होती है,
ईमेल से या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो स्नेल मेल होती है वो लेटर से रिलेटेड होती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट ऐसे राइटिंग, ईमेल एंड एडवर्टाइजमेंट। तो अब हम बात करेंगे हाउ टू जज ग्लोबलिज्म और उसके ऑथर्स के बारे में। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हेन वाज अमर्त्य सेन बॉर्न, अमर्त्य सेन कब पैदा हुए थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1933। क्या है? 1933। पिछले वीडियो में मुझसे एक गलती हुई थी, मैंने कहा था 1993, ठीक है। फिर कुछ स्टूडेंट्स ने वहाँ पे बैड वर्ड्स यूज़ किए, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो नेक्स्ट करते हैं। अमर्त्य सेन वाज बॉर्न इन हिंदू फैमिली इन बंगाल, ब्रिटिश इंडिया, यहाँ पे इन नहीं इंडिया लिखा था, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मॉडर्न डे बांग्लादेश, मानिकगंज। तो इसमें हमें क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स। जो अमर्त्य सेन थे वो एक हिंदू फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन कहाँ पे? बंगाल में। जब ये बात कब आती है? 1929 की कब की? 1929 की, जब वो पैदा हुए थे। तो उस टाइम इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, ठीक है। अगर हम आज की बात करेंगे, मॉडर्न डे की बात करेंगे, तो वो अब बांग्लादेश में जो डिस्ट्रिक्ट, बांग्लादेश का डिस्ट्रिक्ट है, किसका नाम, जिसका नाम है मानिकगंज। क्या वो ठीक है? इट इज़ ट्रू और वेदर इट इज़ फॉल्स। तो हम सबको पता है कि ये सच है, ठीक है, ट्रू। तो नेक्स्ट करते हैं। अमर्त्य सेन्स फादर आशुतोष सेन वाज ए प्रोफेसर ऑफ एट ढाका यूनिवर्सिटी। तो अमर्त्य सेन के जो फादर थे उसका नाम था आशुतोष सेन। वो एक प्रोफेसर थे ढाका यूनिवर्सिटी में, लेकिन किसके प्रोफेसर थे? क्या वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे? क्या वो बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे? क्या वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे? या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर थे वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। कहाँ पे? ढाका यूनिवर्सिटी में, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। आशुतोष सेन अमर्त्य सेन फादर मूव्ड विथ हिज फैमिली टू वेस्ट बंगाल। जो आशुतोष सेन थे, अमर्त्य सेन के जो फादर थे, कब इंडिया, जो वेस्ट बंगाल आए थे, ठीक है। क्या वो 1942 में आए थे? क्या वो 1947 में, 1945 या फिर 1956? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1945 में, अलॉन्ग विथ हिज फैमिली, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं। इन विच कॉलेज ही कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन। यहाँ पे ही किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? अमर्त्य सेन के लिए, ठीक है। तो बताया गया है कि अमर्त्य सेन ने जो अपनी ग्रेजुएशन किस कॉलेज से कंप्लीट की थी। क्या वो प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कलकत्ता थे, या ट्रिनिटी कॉलेज, या दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कलकत्ता। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ पे कंप्लीट की थी? प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कलकत्ता। नेक्स्ट करते हैं। इन विच कॉलेज ही परस्यूड हिज पीएचडी। तो दिए गए ऑप्शंस में कहाँ पे उन्होंने अपनी कहाँ पे पीएचडी कर रहे थे, ठीक है। क्या वो प्रेसिडेंसी कॉलेज थे, ट्रिनिटी कॉलेज, या बोथ एंड भी, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रिनिटी कॉलेज, राइट। नेक्स्ट करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ही वॉज इलेक्टेड टू ए फेलोशिप प्राइजेस। तो दिए गए जगहों पे कहाँ पे किया गया था इलेक्ट, किसको? अमर्त्य सेन को, फॉर किसके लिए? फेलो प्राइजशिप। क्या वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, प्रेसिडेंसी कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज, या फिर ऑल ऑफ दीज? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, राइट। सॉरी, यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रिनिटी कॉलेज, ठीक, नॉट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। क्या है इसका? ट्रिनिटी कॉलेज, सॉरी फॉर दैट। तो नेक्स्ट करते हैं। अमर्त्य सेन गॉट भारत रत्न इन द ईयर ऑफ। अमर्त्य सेन ने कब भारत रत्न हासिल किया था? इन द ईयर ऑफ 1962, इन द ईयर ऑफ 1997, इन द ईयर ऑफ 1999 एंड इन द ईयर ऑफ 1998। तो अगर हम बात करेंगे अमर्त्य सेन ने जो भारत रत्न हासिल किया था, उन्होंने कब किया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1999 फॉर हिज वर्क वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इसके लिए इसको दिया गया था भारत रत्न, राइट। नेक्स्ट करते हैं। इन विच ईयर ही वन नोबल प्राइज। तो किस साल में उन्हें नोबल प्राइज भी जीता था? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1998, राइट। नेक्स्ट करते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एट। जो ग्लोबलाइजेशन होती है वो एक प्रोसेस होती है ऑफ इंटीग्रेशन, मगर कहाँ पे? क्या वो स्टेट लेवल पे होती है, क्या वो नेशनल लेवल पे होती है, क्या वो इंटरनेशनल लेवल पे होती है, या फिर लोकल लेवल? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंटरनेशनल लेवल, राइट।
तो नेक्स्ट करते हैं, ग्लोबलाइजेशन इज द प्लानिंग एट इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसी एट। ग्लोबलाइजेशन जो एक है वो एक प्लानिंग है किस चीज़ की, इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसी, लेकिन कहाँ पे, क्या वो ग्लोबल बेसिस पे है, क्या वो सोशल बेसिस पे है, क्या वो इकोनॉमिक बेसिस है या लीगल बेसिस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्लोबल बेसिस, यानी ग्लोबलाइजेशन इज द प्लानिंग एट इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसी एट ग्लोबल बेसिस, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, ग्लोबलाइजेशन इज ए हेरिटेज ऑफ। जो ग्लोबलाइजेशन है वो हेरिटेज है, लेकिन किसकी, क्या वो हेरिटेज है ईस्ट की, क्या वो हेरिटेज है वेस्ट की, क्या वो नॉर्थ की या फिर वर्ल्ड की। देखिए जो ग्लोबलाइजेशन है वो है हेरिटेज ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, इन 1981 अमर्त्य सेन रोड। तो दिए गए ऑप्शंस में 1981 में अमर्त्य सेन ने क्या लिखा था, क्या उन्होंने ग्रोथ इकोनॉमिक्स लिखी थी या फेमिनिज्म एंड एसे एनलाइटमेंट एंड डिप्रिवेशन, या दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ओनली गुड, इट इज ऑल्सो अ गिफ्ट फ्रॉम वेस्ट टू वर्ल्ड। हमें इसमें क्या बताना है कि जो ग्लोबलाइजेशन है ये खाली एक चीज नहीं है, बल्कि हम क्या है, बल्कि एक गिफ्ट है फ्रॉम कहाँ से, वेस्ट कंट्री से, किनको, दुनिया को, ठीक है। क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रू। मगर जब हम बात पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं कि हाउ टू जज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में क्या थे, वहां पे दो पीपल थे, एक थे सपोर्टर्स, क्या थे सपोर्टर्स, जो दूसरे थे वो थे अपोनेंट, क्या थे अपोनेंट। सपोर्टर्स हमेशा बात करते थे इन फेवर ऑफ में, किस में, ग्लोबलाइजेशन के फेवर में बात करते थे। जो अपोनेंट्स थे वो ग्लोबलाइजेशन के अपोनेंट में थे, ठीक है। जो अमर्त्य सेन थे ही बिलोंग्स टू कहाँ, किस चीज बिलोंग करता था, अपोनेंट ग्रुप से, ठीक है। और ये जो हम बात करते हैं यहाँ पे, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ओनली अ गुड, इट इज ऑल्सो अ गिफ्ट फ्रॉम वेस्ट टू वर्ल्ड, हम रेस्ट फ्रॉम वर्ल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रू, लेकिन ये किसका व्यू है, ये सपोर्टर्स का व्यू है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट करते हैं, अमर्त्य सेन वाज बॉर्न इन। जो अमर्त्य सेन थे कहाँ पे, मतलब किस फैमिली से पैदा हुए थे, क्या वो ब्राह्मण फैमिली से पैदा हुए थे, राठौर फैमिली, मराठा फैमिली या फिर दलित फैमिली। हम सबको पता है कि जो अमर्त्य सेन थे वो एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन हिंदू फैमिली में किस फैमिली से बिलोंग करते थे, वो करते थे ब्राह्मण फैमिली से, ठीक है, राइट। नेक्स्ट करते हैं, अमर्त्य सेन वाज अवार्डेड द ह्यूमैनिटीज मेडल इन। जो अमर्त्य सेन थे उसको ह्यूमैनिटीज मेडल कब दिया गया था, किस साल में, क्या वो 2000 में दिया गया था, क्या वो 2010, 2011 या फिर 2012। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2012। इसको जो ह्यूमैनिटीज मेडल था इसे नवाजा गया था कब, 2012 में, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, अमर्त्य सेन वाज अवार्डेड विथ नोबल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक इन द ईयर ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1998। अमर्त्य सेन जो थे इसको और एक अवार्ड मिला था जिसका नाम था क्या, नोबल मेमोरियल प्राइज। कहाँ, लेकिन किस में मिला था, इकोनॉमिक साइंस में। ये भी हमें याद रखना है यहाँ पे, बहुत ही जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो कब मिला था, 1998, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, अमर्त्य सेन बिगेन हिज एजुकेशन। जो अमर्त्य सेन थे उन्होंने अपनी बचपन की जो पढ़ाई थी कहाँ से शुरुआत, अपनी जो पढ़ाई थी कहाँ से शुरू की थी, ठीक है। क्या उन्होंने दिल्ली से की, क्या उन्होंने मुंबई से की, कोलकाता से या फिर ढाका से। देखिए हम सबको पता है कि जो अमर्त्य सेन थे वो कहाँ पे पैदा हुए थे, वो कहाँ पे, ढाका में पैदा हुए, कहाँ पे, मानीगंज में, कहाँ, मानी में, लेकिन कब, 1929 में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ढाका, उन्होंने ढाका में अपनी पढ़ाई शुरू की थी, ठीक है। अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, उसको हम क्या कहते हैं, उस कंपनी को क्या कहते हैं, क्या उसको हम मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं, स्टॉक कंपनी कहते हैं, बोथ, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। देखिए उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, राइट। नेक्स्ट करते हैं, ग्लोबलाइजेशन हैज पोज्ड मेजर चैलेंज फॉर। ग्लोबलाइजेशन ने मेजर चैलेंज ली है किन के लिए, क्या बिग प्रोड्यूसर्स के लिए ली है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए, रूरल पुअर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्मॉल प्रोड्यूसर्स, राइट। नेक्स्ट करते हैं, ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर। ग्लोबलाइजेशन ने नई अपॉर्चुनिटीज पैदा की है, लेकिन किन के लिए, क्या मतलब किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट, एमर्जिंग मल्टीनेशनल्स, प्रोवाइडिंग सर्विस, या ऑल ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, राइट। तो दैट वाज ऑल अबाउट किसके मतलब था, हाउ टू ग्लोबलाइजेशन। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, आई हैव अ ड्रीम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, व्हेन वाज मार्टिन लूथर किंग बॉर्न। मार्टिन लूथर किंग जो थे जूनियर कब पैदा हुए थे। इसका जो करेक्ट आंसर है 15 जनवरी 1929, राइट। नेक्स्ट करते हैं,
मार्टिन लूथर किंग्स फादर जो थे वो क्या थे? क्या वो पेस्टर थे, क्या वो पॉलिटिशियन थे, ड्राइवर थे, लॉयर थे? देखे, जब हमने आई हैव अ ड्रीम पढ़ा था उसमें हमने बात की थी कि जो मार्टिन लूथर किंग के जो फादर थे वो क्या थे? वो एक पेस्टर थे। ठीक है, पेस्टर हम किसको कहते हैं? पादरी। ठीक है, यानी जो चर्च में होता है। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जे वाज अवार्डेड द पीस प्राइज फ्रॉम द नोबल कमिटी ऑफ नॉर्वेगियन पार्लियामेंट इन द ईयर ऑफ। तो and the correct answer for this question is 1964, right? 1964. तो नेक्स्ट करते हैं, मार्टिन लूथर किंग जे आर यूज्ड डैश मेथड्स इन हिज फाइट टू गेन राइट्स फॉर अफ्रीका अमेरिकन। देखिए, मार्टिन लूथर किंग जो थे उन्होंने कौन सी मेथड्स यूज़ किए थे, कौन से मेथड्स यूज़ किए ताकि जो वहाँ के अफ्रीकन लोग थे उनके हक के लिए जो लड़ रहा था, कौन से मेथड्स उन्होंने यूज़ किए थे? क्या उन्होंने वायलेंट मेथड यूज़ किया, क्या उन्होंने नॉन वायलेंट मेथड यूज़ किया, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? देखिए, वो जो किसकी मेथडोलॉजी पे मतलब पुरअसर थे? गांधी जी की मेथडोलॉजी पे पुरअसर थे। गांधी जी का जो मेन मोटिव था दैट वाज नॉन वायलेंट। तो इसी तरह से जो मार्टिन लूथर किंग थे उन्होंने भी इस मेथड को यूज़ किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं, द सिविल राइट्स मूवमेंट बिगेन इन। जो सिविल राइट्स मूवमेंट थी कहाँ पे शुरू हुई थी? साउदर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, बोथ एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर था, करेक्ट आंसर है वो है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। क्यों वहाँ पे ज़्यादा मतलब ये सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू हुई थी? क्योंकि वहाँ पे काटन उगाया जाता था। क्या काटन उगाया जाता था? ठीक है, इसलिए से अफ्रीका से वहाँ पे अफ्रीका के जो लोग थे उनको लाया जाता था और वहाँ पे उनको मजदूरी करवाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, द मेन गोल ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट वाज। जो मेन गोल था सिविल राइट्स मूवमेंट का वो क्या था? क्या वो टू एंड स्लेवरी था? क्या अगर हम बात करेंगे टू ब्रिंग बैक अफ्रीकन टू होम, या फिर टू फोर्स अमेरिकन सिटीजन इन द यूनाइटेड स्टेट्स राइट्स वाइल हैव अदर्स? देखिए, अगर हम बात करेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड पार्ट, यानी जो अफ्रीकन थे उनको बराबर हक देने थे। किनके अगेंस्ट? जिस तरह से मतलब बाकी वहाँ पे लोग रहते थे जिनको मतलब सभी फंडामेंटल राइट्स मिलते थे, उस तरह उनका भी यही हक था, मोटिव था सिविल राइट्स मूवमेंट का, यही मोटिव था कि उनको हक दिलाए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, हाउ मेनी पीपल अटेंडेड द स्पीच। तो दिए गए ऑप्शंस में कितने लोगों ने मार्टिन लूथर किंग जो थे जूनियर जो थे उसकी जो स्पीच थी कितने लोगों ने अटेंड की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 25 लाख, मोर देन 25 लाख। कहा जाता है कि मोर देन 25 लाख पीपल वर अटेंड दैट वेरी स्पीच, राइट। नेक्स्ट करते हैं कि इन विच ईयर मार्टिन लूथर किंग गिव हिज स्पीच, एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1963। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं, द मेन फोकस ऑफ मार्टिन लूथर किंग स्पीच वाज। जो मार्टिन लूथर किंग की जो स्पीच थी उसका मेन फोकस क्या था? क्या टू एंड द स्लेवरी, सेलिब्रेटिंग द एनिवर्सरी ऑफ एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, एंड ऑफ सेफगार्ड जस्टिस इन अमेरिका। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एंडिंग सेग्रीगेशन रेशल जस्टिस इन अमेरिका। ठीक है, जो अमेरिका में रेशिज्म चल रहा था उसके खिलाफ वो लड़ रहे थे। क्या जो अफ्रीकन थे उनको हक दिलाने के लिए वो आवाज़ उठाते थे और लड़ते थे। ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मार्टिन लूथर किंग एमर्जेड एज अ स्पोक्समैन ऑन द बिहाफ ऑफ। किसके लिए वो आवाज़ उठाते थे? क्या वो स्लेव्स के लिए आवाज़ उठाते थे? क्या वो अमेरिकन के लिए, ब्लैक्स ऑफ अमेरिकन या पोर ऑफ कश्मीरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्लैक ऑफ अमेरिकन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, आज का जो लास्ट क्वेश्चन भी है, अब्राहम लिंकन साइनड दिस। तो दिए गए ऑप्शन में इब्राहिम लिंकन ने क्या साइन किया था? क्या उन्होंने बोला था ब्लैक साइन की थी? क्या जॉब फॉर ब्लैक्स, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ब्लैक्स, या फिर एमनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन? देखिए, हम सबको पता है कि जो इब्राहिम लिंकन थे उन्होंने क्या साइन किया था? एमनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन। ठीक है, राइट। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इंशाल्लाह अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और इसके अलावा मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि जिसको ये PDF चाहिए वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तब तक मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।